हेलो नमस्कार भाई, सभी कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले वीडियो में हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था और हुमायूं का हमने चौसा का युद्ध तो करवा दिया था। चौसे के युद्ध में हुमायूं गोला बारूद और घोड़े और सेना के साथ में बह जाता है नदी में, कर्मवासा नदी में, और वहाँ पर निजाम सिक्का मछुआरा उसकी जान बचाता है। जान बचाने के बाद चौसा का युद्ध तो ये बिना लड़े हार जाता है और हुमायूं वापस आता है आगरा में और शेरशाह सूरी के खिलाफ युद्ध की तैयारी करता है। हुमायूं अब आ जाता है कहाँ पर, आगरा में, और आगरा आने के बाद यहाँ पर करता है क्या, तैयारी करता है किसके साथ, युद्ध करने के लिए शेरशाह सूरी के साथ। और यहाँ पर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इस समय कहाँ पर है, चुनारगढ़ के किले में है। चुनारगढ़ के किले में है। अब यहाँ पर युद्ध की तैयारी होती है। शेरशाह सूरी उधर तैयारी कर रहा है, इधर हुमायूं तैयारी कर रहा है। कहते हैं कि हुमायूं यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए जाता है, अपनी सेना लेके जाता है, और इधर खड़ा है ये उस समय शेरशाह सूरी जो था, ये था कहाँ पर, कन्नौज में। कन्नौज या फिर इसी को बोल सकते हैं आप बिलग्राम। यहाँ पर बिलग्राम या इसी को बोल सकते हैं आप कन्नौज। कहते हैं कि यहाँ पर सेना है किसकी, एक तरफ सेना खड़ी है शेरशाह सूरी की और इधर हुमायूं पहुंचता है। कहते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को होता है और 1540 को इतिहास प्रसिद्ध बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध होता है। हुमायूं के साथ में इसका राजकवि जिसका नाम था हैदर दोगलक लिखता है इस युद्ध के बारे में। कहते हैं कि यह युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें ना गोली चली, ना बारूद चली और ना तीर चला। देखते ही देखते भारत का तख्ता पलट गया। हैदर दोगलक लिखता है ये बात। कहते हैं कि यहाँ पर इस युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी की सेनाओं को देखकर बिना लड़े ही युद्ध मैदान से भाग जाता है। तब शेरशाह सूरी भी कहता है कि तू जाएगा कहाँ बेटे, बच के कहाँ जाएगा, मैं भी तेरे पीछे पीछे जाऊंगा। हुमायूं आगरा भी नहीं रुकता है। हुमायूं यहाँ से भागता है और भागकर कहाँ चला जाता है, अमरकोट में चला जाता है और अमरकोट में अपने भाई अस्करी की सहायता से यह चला जाता है। और यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि अमरकोट में राणा वेरीसाल के महलों में रहने लगता है। यह अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पहले गुजरात प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। राणा वेरीसाल के महलों में रहने लगता है कौन, अब हुमायूं। और हुमायूं बेचारा यहाँ पर अपना निर्वासन काल बिताता है। इस प्रकार आगरा और दिल्ली पर वापस कौन आ जाते हैं, अफगान की सत्ता आ जाती है और शेरशाह सूरी यहाँ का शासक बन जाता है। इस प्रकार हुमायूं वापस आ जाता है कहाँ पर, अमरकोट में आ जाता है और यहीं पर निर्वासन काल बिताता है। भारत की सत्ता इससे छीन ली जाती है और यहाँ पर हुमायूं का निर्वासन काल चालू होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि इसका 2 बार शासन चलता है। मैंने आपको बताया था 2 बार शासन चलेगा, तो ये यहाँ से चलेगा उसका 1 बार और शासन, क्योंकि यहाँ अफगान आ गया बीच में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी के बाद क्या होता है, आगे कहानी सुना ध्यान से। अब हुमायूं है कहाँ पर, राणा वेरीसाल के महलों में बेचारा एक कुटिया में रह रहा है और कुटिया में अपना निर्वासन काल बिता रहा है। यहाँ पर है राणा वेरीसाल के महलों में रह रहा है कौन, हुमायूं। अमरकोट में राणा वेरीसाल के महलों में रह रहा है। यहाँ पर एक कौन, हुमायूं। और हुमायूं एक कुटिया में रहता है। ऐसा महल था, उसमें एक घर था, उसमें एक खिड़की थी, इधर की साइड में खिड़की थी और सामने की साइड इधर एक मस्जिद बनी हुई थी, अल्लाह अकबर, है ना। कहते हैं यहाँ पर एक मस्जिद थी और मस्जिद में यहाँ पर सामने, इस मस्जिद में जैसे अपने यहाँ एक पुजारी होता है मंदिरों में, ऐसे यहाँ पर यह होता है क्या, मस्जिद में मौलवी होता है। भाई साहब हुमायूं की नजर पड़ गई किधर, खिड़की पर। तो हुमायूं तो खिड़की की तरफ देखते देखते हुमायूं तो वहीं बैठा रहे दिन भर। हुमायूं लगभग 24 घंटे में से लगभग 17-18 घंटे यहीं बैठा रहता। रात की बात छोड़ो, लेकिन दिन में तो दिन भर यहीं रहता था खिड़की पर और नजर टिका ही रखता है। ऐसा क्या देखता है हुमायूं। उल्लेख मिलता है कि मौलवी की 13 वर्षीय पुत्री हमीदा बानो भी सामने बैठी रहती थी। बार बार हुमायूं इधर ही देखता था। अब हुमायूं एक बार इजहार करता है अपने प्रेम का राणा वेरीसाल के साथ और बोलता है कि राणा वेरीसाल, बोले ये जो मौलवी है ना, ये कौन है। बोले तुम्हारा राजकीय मौलवी है। बोले हाँ। बोले यार ये जो मौलवी की जो लड़की है हमीदा, इसका नाम हमीदा ही है ना। बोले हाँ हमीदा ही है। बोले यार इसका कुछ कॉन्टेक्ट बढ़ाओ यार। तो कहते हैं कि राणा वेरीसाल बोलता है, बोले ठीक है देखेंगे, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में देखते हैं। हुमायूं बोला रही अपनी दाल गलने नहीं देगा।
हुमायूं अपने भाई को बोलता है हिंदाल को, क्योंकि हिंदाल का गुरु है। हिंदाल को बोलता है, बोले यार मौलवी तेरा गुरु है? बोले हाँ गुरु तो है। बोले गुरु तो है, बोले एक काम कर यार, थोड़ा सा इसकी जो पुत्री है ना उससे मेरी करवा दे सेटिंग या कॉन्टेक्ट बिठा दे। हिंदाल बोलता है, बोले अभी तो ठीक है, तू मजे ले रहा है, जिंदगी भर तातैया करेगा। हुमायूं बोलता है, अच्छा बेटा, खुद तो शादी रचा के बेटा है और बड़ा भाई ऐसे घूम रहा है, वो बाद में देखेंगे, तू एक काम तो कर पहले। हिंदाल बोलता है, बोले ठीक है, मैं गुरुजी से बात करूंगा। हुमायूं बेचारा कभी राणा वेरीसाल के पास जाता है, बोले मेरे काम का क्या हुआ? फिर राणा वेरीसाल बोलता है, मैं थोड़ा करूंगा बात करूंगा। फिर दौड़ा भागा जाता है किसके पास? हिंदाल के पास। फिर बोलता, बोले यार हिंदाल मेरे काम का क्या हुआ? हिंदाल बोलता, ठहर जा करेंगे। कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास। बेचारा हुमायूं की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तब एक दिन दोनों पास में बैठे थे, हिंदाल और राणा वेरीसाल के पास जाके पहुंच गया कौन? हुमायूं। और दोनों को एक साथ बोलता है कि बोले यार तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो। तो राणा वेरीसाल और हिंदाल ने विचार किया, बोले एक काम करते, इसका काम जचा ही देते, नहीं तो ये अपना काम बिगाड़ देगा। एक दिन राणा वेरीसाल और यहां पर हिंदाल दोनों जाते हैं मौलवी के पास और मौलवी को जाकर बोलते हैं कि ऐसी सी बात है। हुमायूं तो हिंदाल को बोलता है, बोले हिंदाल बोलता है, बोले ऐसा क्या देख लिया तुमने? बोले ऐसा कुछ नहीं देखा। हुमायूं तो गाने लग गया। हुमायूं बोलता है कि नैनों में सपना, सपने में सजनी और सजनी पर दिल आ गया। तो यहां पर क्या होता है कि हुमायूं भाई साहब 80 साल का डोकरा 13 साल की लड़की को दिल दे बैठा। और यहां पर हुमायूं क्या करता है, अब ये मौलवी से बात हो जाती है। तो यहां पर याद रखना, हुमायूं और हमीदा बानो का यहां पर हो जाता है निकाह। और याद रखिएगा 29 अगस्त सन 1541 को हुमायूं का निकाह होता है किसके साथ में? हमीदा बानो के साथ में विवाह हो जाता है। और इसके एक साल पश्चात 15 अक्टूबर सन 1542 को एक पुत्र का जन्म भी होता है जिसका नाम रखता है अकबर। भाई साहब इसे बोलते सच्चा आशिक। ना खुद का घर, ना खुद का बार, पिज्जे में बैठा है पिंगेस्ट बन के बिल्कुल, और शादी भी कर ली और टाबर भी हो गया। देखो आप, इसे बोलते सच्चा आशिक। क्लियर सभी का? तो अकबर का जन्म कब हुआ, ये थोड़ा सा डेट आपको याद रखना है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है, राणा वेरीसाल की इन्हीं कुटिया में होता है। और इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, आगे कहानी सुनना ध्यान से, आगे क्या होता है। यहाँ तक की क्लियर हो गई। अभी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बाद में बना लेना, पहले इसको पूरा देख लो वीडियो को। कहानी अगर समझ में आ जाएगी तो नोट्स बनाने की आपको ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन बनाना जरूर, नोट्स बाद में बना लेना। पहले वीडियो को अच्छे से देखो, उसके बाद दोबारा देखकर नोट्स बनाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है कि हुमायूं यहाँ पर बेटा है, हुमायूं के बालक का जन्म हो जाता है। देखो एक बच्चा ये भी है और एक अकबर भी होगा मुगल काल में। एक अकबर भी था, अकबर भी होगा, और एक हुमायूं भी है। हुमायूं किसकी औलाद है? बाबर की। बाबर एक बार अपने सहयोगी के साथ खाना खा रहा था, तब बाबर ने हुमायूं को बोलते हुए, शेरशाह सूरी को देखते हुए कहा था कि देख हुमायूं बेटा, मुझे इस आदमी के ऊपर बादशाह की लकीरें दिखाई देती है। लेकिन हुमायूं अपने बाप की बातों पर कभी सीरियस नहीं हुआ और इसीलिए उसने बिलग्राम और चौसा के युद्ध को हारा है। तो याद रखिएगा, अगर आप अपनी बाप की बातों को नहीं सुन रहे हैं तो आप अपनी बनी रियासत को बिगाड़ सकते हैं। इसने बिगाड़ा तो है, हुमायूं ने यही तो किया और क्या किया। अपनी बातों को, अपने बाप की बातों को कभी सीरियस ही नहीं लिया। अगर बापू की बातों को सीरियस लेता है तो आज ये दिन आते ही नहीं। लेकिन इसका बेटा भी होगा एक, इसका नाम है अकबर, है ना। ये भाई साहब सबसे प्रतापी राजा होगा, मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध बादशाह होगा ये। क्यों होगा? इसका कारण भी है। कारण यह है कि भाई साहब इसका जो जन्म हुआ था ना, तो बाबर उस समय भागादौड़ी में पैदा कर लिया इसको। बाबर उस समय कभी तजाकिस्तान, कभी कजाकिस्तान, कभी पंजाब, कभी कहाँ, कभी खानवार, कभी चंदेरी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहा। उस समय इसका भागादौड़ी में जन्म हुआ था। आप कहोगे परिस्थितियां से निखरता आदमी, वो तो ठीक है, लेकिन इसका जन्म कब हुआ? भागादौड़ी में जन्म हुआ। भाई साहब इसका जन्म देखो आप, बिल्कुल फ्री था आदमी और बिल्कुल निठल्ला, फुर्सत से पैदा हुआ है अकबर। इसलिए कहते हैं कि फुर्सत से पैदा हुई औलाद कुछ ना कुछ अलग ही करती है। अकबर का जन्म होता है और अकबर का जन्म होने के पश्चात आगे कहानी सुना ध्यान से। अकबर बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा। अकबर के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर अमरकोट में एक बार आता है, राणा वेरीसाल के महल में एक आदमी आता है
और ये आदमी आता है फारस से। कहाँ से आता है? फारस से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था तापहमस। तापहमस यहाँ पर आता है राणा बेरिसाल के महल में, और यहीं पर था कौन? हुमायूं। हुमायूं क्या को आकर बोलता है, बोले हुमायूं तेरे को तेरा भारत चाहिए क्या? तापहमस ने पढ़ लिया होगा अखबार में कैसे सत्ता छीन ली गई है, अफगानों का राज हो गया, इसने पढ़ लिया होगा। तब उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर तापहमस हुमायूं को बोलता है कि बोले तेरे को तेरा भारत चाहिए क्या? हुमायूं हंसता हुआ बोलता है यार दादा क्यों मजाक कर रहा है यार, वैसे बिगड़ी हुई पड़ी हुई है हमारी तो, और तू और मजाक कर रहा है। बोले मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बात बोल रहा हूँ। क्या तेरे को तेरा भारत चाहिए क्या? बोले यार मैं कोई पागल हूँ, मेरे को भारत क्यों नहीं चाहिए रहेगा, और तू दे रहा तो ला दे। बोले कोई पागल थोड़ी ऐसे मेरी जेब में थोड़ी रखा जो मैं दे दूँ तेरे को। हुमायूं बोलता तो बोले उसके लिए तेरे को शर्तें मानना पड़ेगी। बोले ऐसी बात है क्या? बोले हाँ। बोले शर्तें बोल। बोले पहली बात है कि तुझे सियामत का पालन करना पड़ेगा। मुस्लिम संप्रदाय में दो प्रकार के मुस्लिम संप्रदाय होती है जिसमें सिया और सुन्नी मुस्लिम होते हैं, तो तुझे सियामत का पालन करना पड़ेगा। किसका पालन करना पड़ेगा? तो हुमायूं बोलता है बिल्कुल करूंगा, कोई समस्या नहीं, ला भारत दे। अरे बोले सुन तो ले, एक और शर्त बची है तेरे काका, अभी तो एक और शर्त बची है जिसका नाम है क्या? बोले एक काम कर, तुझे मुझे काबुल और कंधार भी देना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे निकट पड़ रहे हैं, तो तुझे काबुल और कंधार भी मुझे देना पड़ेगा। हुमायूं बोलता बोले ले ले पर भारत दे। बोले कहाँ से ले ले? और बोले तेरे काका तेरे भाई के पास है, वो तो कामरान के पास। बोले उसके पास है तो क्या हुआ, मैंने ही तो दिए उसको। बोले तूने दिए, तू जाके देख उसके पास। बोले कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है, काबुल और कंधार अपने भाई कामरान को दे दिए थे हुमायूं ने पहले ही। अब हुमायूं बोलता बोले कोई बात नहीं, मैं अभी छुड़ा के लाता हूँ कंधार और काबुल। तो हुमायूं भागा भागा जाता है, अपनी सेना को लेकर जाता है, और किसके पास जाता है? कामरान के पास जाता है। कामरान के पास जब जाता है और कामरान के पास जाता है तो कामरान को बोलता है बोले कामरान मेरे काबुल और कंधार वापस दे। कामरान बोलता है बोले ये उल्टा हाथ देख रहा, बोले एक पड़िए ना इसकी, भाग जाएगा इधर से, खुद तो भारत को दूसरों को दे दिया, अब मैं हमारे पीछे पड़ गया, मेरे को तो छोड़ कम से कम। हुमायूं बोलता है यार मैंने तो तेरे को दिए थे। बोले दिए थे वो, अब तो मेरे है ना। हुमायूं बोलते बोला अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात। तब उल्लेख मिलता है कि हुमायूं यहाँ पर सेना लेके जाता है और सेना से चढ़ाई करता है कंधार के ऊपर, कंधार पर चढ़ाई करता है हुमायूं। कौन करता है? हुमायूं कंधार पर चढ़ाई करता है, और हुमायूं के सारे भाई अब इससे जलने लग जाएंगे हुमायूं से, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए अपने भाइयों से रियासत छीन रहा था। तब हुमायूं क्या करता है, यहाँ पर चढ़ाई करता है कंधार पर और कंधार को जीत लेता है, और कंधार को जीतने के पश्चात जा रहा था किधर? काबुल पर अटैक करने के लिए जा रहा था। तभी इसका भाई हुमायूं का भाई अस्करी 5 वर्षीय बालक अकबर को किडनैप कर लेता है, और अकबर को किडनैप करके किसको दे देता है? कामरान को दे देता है। और कामरान को बोलता है बोले दुश्मन की सबसे कमजोर नस यही है, ये आ गई तेरे पकड़ में। अब हुमायूं यहां से आ गया, किधर जा रहा? किधर? काबुल पे जा रहा। जैसे काबुल पर हुमायूं पहुंचता है, और काबुल पर ये तोपे तान देता है, और जब ये तोपे तानता है, इसने तोपे तान दी यहाँ पर, तब उल्लेख मिलता है कि कामरान उस 5 वर्षीय बालक हुमायूं के पुत्र अकबर को भी यहाँ पर किले के सामने टांग देता है। बोले चला तोप। हुमायूं की जैसे नजरें पड़ी तो अकबर सामने टंगा हुआ दिखाई दे रहा है, छोटा सा बालक। तो हुमायूं ने सोचा, बोले रुको ठहरो 2 मिनट सोचने दो। हुमायूं वहां पर सोचने के लिए बोलता है थोड़ा सा सोचने दो यार, मामला गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। हुमायूं 2 मिनट सोचता है, और सोचने के बाद हुमायूं वहां पर निष्कर्ष निकालता है, बोले जीवते रहे तो टाबर तो और जिम लेंगे, लेकिन भारत अगर हाथ से चला गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। भाई भारत की सत्ता हाथ से चली गई तो फिर क्या बचेगा? टाबर तो फिर जिम लेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर हुमायूं अपने सैनिकों को आदेश देता है, बोले चलने दो, झंकार उड़ने दो। और यहाँ पर तोपें चलती है और काबुल के यहाँ पर किले को ध्वस्त किया जाता है। इस प्रकार काबुल और कंधार को हुमायूं अपने कब्जे में ले लेता है, और कब्जे में लेने के पश्चात जाता है वापस किसके पास? तापहमस के पास। और तापहमस को जाकर बोलता है कि देख तापहमस, तुझे काबुल और कंधार में सौंप रहा हूँ, अब तू मुझे भारत जीतने की बता, भारत को वापस कैसे जीता जा सकता है। तब तापहमस इसको क्या करता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तब तापहमस जो था
ताहफमस ने यहाँ पर हुमायूं को कहा कि देख ताहफमस, और ताहफमस हुमायूं को बोलता है, देख हुमायूं, मेरे पास जो सबसे बड़ी तोप है ना, वो तोप है बैराम का, और ये बैराम का जो है ना, ये मेरे पास सबसे बड़ी तोप है, और तुझे मैं एक साथ में सैन्य टुकड़ी भी दूंगा और तू करना भारत पर अटैक। तब हुमायूं और बैराम का करते हैं भारत पर अटैक, और भारत पर उस समय जो दिल्ली पर राज करने वाला शासक था, उस शासक का नाम ध्यान देना, अब शासक शेरशाह सूरी नहीं रहेगा। ध्यान देना, शासक शेरशाह सूरी नहीं रहेगा। शेरशाह सूरी तो कलिंदर के किले पर 1545 में अग्नि नामक अग्नि यंत्र उक्का चलाते समय 1545 में मारा जाता है। इसके बाद में शासक बनता है मुस्कुराहट का सूरी, और मुस्कुराहट का सूरी भी यहाँ पर चल बसा। मुस्कुराहट का सूरी भी यहाँ पर चल बसता है 1550 में। इसके बाद सिकंदर सूरी राजा बनता है, और सिकंदर सूरी का यहाँ पर रहता है अब क्या शासक, यानी 1555 में सिकंदर सूरी यहाँ का क्या था, शासक था। 1555 में शासक कौन था, सिकंदर सूरी था। अब ध्यान देना आप लोग, ये भी चल बसा, ये भी चल बसा। अब राजा कौन रहेगा, सिकंदर सूरी रहेगा, और सिकंदर सूरी भी सेम टू सेम इसके जैसा था, मतलब दोनों प्रतिद्वंदी भी ऐसे कैसे मिल गए, दोनों के दोनों। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर सूरी जो था, अब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा, हुमायूं के और सिकंदर सूरी के बीच में। उल्लेख मिलता है कि हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में यहाँ पर युद्ध होता है। यह युद्ध होता है मई सन 1555 को, इनके बीच में सिकंदर सूरी और इनके बीच में युद्ध होता है। इतिहास प्रसिद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा जाता है, और मच्छीवाड़े की इस युद्ध में कहते हैं कि यहाँ पर सिकंदर सूरी तो बिना युद्ध लड़े ही भाग जाता है, भाग गया ही, सिकंदर सूरी भाग गया। फिर इसके बाद में सिकंदर सूरी युद्ध की तैयारी करता है। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में फिर वापस एक और युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो हुआ था, ये इसके एक महीने बाद यानी कि जून में हुआ था। 21 जून सन 1555 में एक और युद्ध लड़ा, सरहिंद का युद्ध, और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी मारा जाता है। इस प्रकार भारत की पर वापस सत्ता किसकी आ जाती है, हुमायूं भारत का राजा बनता है वापस। ध्यान दीजिएगा, अब दिल्ली पर वापस सत्ता किसकी आ जाती है, मुगलों की सत्ता आ जाती है, और वापस हुमायूं दिल्ली का बादशाह बन जाता है। देखो हुमायूं की किस्मत बदल दी। देखो आप, हुमायूं की किस्मत चमकती है, और हुमायूं वापस दिल्ली पर क्या करता है, अपना कब्जा जमाता है। याद रखिएगा, जुलाई सन 1556 को वापस दिल्ली का बादशाह बन जाता है, और दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम करता है। उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर जैसे यह राजा बना, और राजा बनते ही हुमायूं को एक बात याद आती है कि किस प्रकार से एक बच्चा जो अपने मछुआरा था निजाम सिक्का, उसने इसकी जान बचाई थी, और उस बात को याद करके ये सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ, ऐसे ऐसे मेरे एक व्यक्ति ने जान बचाई थी जिसका नाम था निजाम सिक्का, ये मछुआरा था, इसी मछुआरा ने मेरी जान बचाई थी जिसका नाम है निजाम सिक्का, इसको ढूंढ कर लाओ, इसको ढूंढ कर लाओ। भाई साहब, निजाम सिक्का ने पहले इसको एक थप्पड़ मार दिया था जब हुमायूं नदी में गिरा था ना, कर्मवासा नदी में चौसा के युद्ध में, तो इसने इसको तैरते आता नहीं था हुमायूं को, तब इस मछुआरे निजाम सिक्का ने इसको निकाल कर एक थप्पड़ मारा था, और थप्पड़ मार के कहा था कि नालायक, तुझे तैरना नहीं आता, कूदा क्यों। तो हुमायूं ने कहा था कि भाई साहब, मेरी किस्मत ही खराब चल रही है यार, मारे मत मुझे। तब वो निजाम सिक्का को लगा, बोले अब तो पक्का मारेगा ये, क्योंकि इसने भेजे सैनिक किसको लेने के लिए, निजाम सिक्का को। अब निजाम सिक्का को ढूंढते ढूंढते सैनिक इसके पास पहुंच गए। निजाम सिक्का ने भी अखबार में पढ़ लिया होगा, बोले दिल्ली का राजा वापस हुमायूं बन गया। अब भाई साहब, निजाम सिक्का के तो लाल बत्तियां चलने लग गई। निजाम सिक्का बोलता, बोले अब तो पक्का हुमायूं मारेगा। तो यह सैनिक जैसे ही निजाम सिक्का के पास पहुंचा, निजाम सिक्का चुपचाप आ जाता है किसके दरबार में, हुमायूं के दरबार में, और जाकर हुमायूं के पैर पड़ने लगता है और बोलता है कि दादा गलती हो गई मेरे से, मुझे क्या पता था तू वापस दिल्ली का बादशाह बन जाएगा। बोले तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को राजा बनाने के लिए बुलाया, मैंने तेरे से वादा किया था कि मैं अगर वापस दिल्ली की गद्दी मेरे पास आती तुझे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। तब हुमायूं बोलता है कि मांग, आज से तू एक दिन का राजा बनेगा।
एक दिन का बादशाह बनाऊंगा तेरे को। हुमायूं बोलता है किसको? निजाम सिक्का को, कि तू एक दिन का बादशाह बनेगा। निजाम सिक्का बोलता बोले कल तो तू जानता है क्या होगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आज ही बना दो। तो कहते हैं कि निजाम सिक्का एक दिन का बादशाह बनता है और निजाम सिक्का जैसे ही गद्दी पर बैठता है, निजाम सिक्का अपनी गरीबी के बारे में सोचता है और निजाम सिक्का डिसीजन लेता है। पहले तो ऐसा सोचता है, बोले एक काम करता हूँ, जितना भी इसके यहाँ दरबार में खजाना है सारा मेरे घर पूछवा देता हूँ। फिर इसके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, यार आज तो चलो ठीक है पूछवा दूंगा, कल ये मार मुरा के वापस ले आएगा खजाना। तो बोले कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तब निजाम सिक्का आदेश देता है कि भैया साहब अपने पास चमड़े की कोई कमी नहीं है। निजाम सिक्का आदेश देता दरबार में और कहता है कि भाई साहब आज से चमड़े के सिक्के चलेंगे रे भाई। किसके सिक्के चलेंगे? चमड़े के सिक्के चलेंगे और बर्तन भी मिट्टी के चलेंगे। मिट्टी के बर्तन चलेंगे, चमड़े के सिक्के चलेंगे आज से। उसको तो उसकी गरीबी सूझ रही बेचारे को, चमड़े की कोई कमी नहीं उसके पास, मछुआरा है जाति का। तो कहते हैं कि यहाँ पर निजाम सिक्का एक दिन का बादशाह बनता है और इतना खुशी इसको हो गई थी कि 8 घंटे के बाद ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, मर गया। इतनी खुशी हो गई इसको। कभी कभी अपने साथ भी हो जाता है ऐसा नहीं करना है। कभी मान लो अचानक नौकरी लगे और नौकरी लगे पहली बार ज़िंदगी में और नौकरी में लिखा रहे लेटर में, ज्वाइनिंग लेटर में कि यू आर सिलेक्टेड, है ना, और पता चला निजाम सिक्का जैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। कोई खुशी रहे तो उसको थोड़ा सा धैर्य से आजमाना है। चलो दोस्तों, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो जाती है। हुमायूं अब जो है, हुमायूं की बड़ी इच्छा थी और हुमायूं के बारे में एक ध्यान देना, एक और कहानी थोड़ी सी छोटी सी बच गई है। हुमायूं के बारे में उल्लेख मिलता है कि हुमायूं मरने से पहले एक बात अपने दरबार में बोल कर आता है कि यार मैंने जीते जीतो ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग मुझे याद करें, लेकिन तुम कुछ ऐसा कर देना मेरे मरने के बाद कि लोग मुझे याद करें। तब उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर इसने 1532 में एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका नाम था दीनपनाह पुस्तकालय। इसमें शेरशाह सूरी ने एक दिन शेर मंडल नाम का एक वो बनवाया था, थोड़ा सा खंड। कहते हैं कि दीनपनाह पुस्तकालय की स्थापना हुमायूं ने करवाई थी और 1532 में करवाई थी, जिसमें शेर मंडल जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उल्लेख मिलता है कि दीनपनाह पुस्तकालय जो था, इसी दीनपनाह पुस्तकालय में जनवरी 1556 में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए यहाँ पर, अब अफीम के नशे में होगा ये इसलिए क्योंकि अफीम का जो शौकीन था, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लड़खड़ाता है और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिर जाता है, गिर जाने के कारण मर जाता है। उल्लेख मिलता है कि इसने कहा था कि मेरे जीते जीतो में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद कुछ कर देना। और क्या करना कि कुछ ऐसा करना कि लोग मुझे देखे, मेरा मकबरा तो कम से कम देखे। कहते हैं कि हाजी बेगम ने इसके लिए एक मकबरा बनवाया था और ये मकबरा दिल्ली में बनवाया गया। इस मकबरे का वास्तुकार गयास बेग था और ये मकबरा एक ऐसा मकबरा था, इस मकबरे में याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, और इस मकबरे को 4 पद्धति पर बनाया गया है। 4 बाग पद्धति पर इस मकबरे को बनाया गया। और याद रखिएगा उल्लेख मिलता है कि जो आगरा का ताजमहल है, ये ताजमहल का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ताजमहल का प्रेरणा स्रोत, ऐसा बताते हैं कि ताजमहल भी इसी से को देखकर बनाया गया है। प्रेरणा स्रोत, ताजमहल का प्रेरणा स्रोत है हुमायूं का मकबरा। क्लियर सभी का? दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हुमायूं मर गया, जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु जाती है सीढ़ियों से गिरने के कारण, और आगे कहानी में आएगा अकबर। चलिए, आज की कहानी समझ में आई हो तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MP 360 बाय ईश्वर सर, और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9685123973 पर भी मुझे संपर्क कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम सभी को, जय हिंद।